हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के थोड़े से टफ पार्ट को लेके। आज डेफिनेटली प्यारे बच्चों मैं कराने वाला हूं थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स, है ना। और मजा बेटा तभी आएगा जब आप एक एक प्रॉब्लम समझ पाए। मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था अपनी पहली वीडियो में ही कि आपको खाली मेंस तक नहीं छोड़ेंगे, आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप में से किसी का टारगेट इंटरनेशनल ओलंपियाड भी है तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा कि जो आप हिट ना कर पाए, जिस वैरायटी का क्वेश्चन आपने देखा ना हो। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा टफ सेशन है और इस टफ सेशन के लिए मैं चाहता हूं आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए। मैं आपको एक बात बिल्कुल फैक्ट बताने वाला हूं बेटा, 3-3 4-4 टेक्स लिए गए हैं ताकि आप लोग बहुत कायदे से समझ पाए, अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाए, है ना। आप कोशिश करिए प्यारे बच्चों, 3-3 4-4 बार भले आपको देखना पड़े, आप देखिए लेकिन समझ के छोड़िए उस चीज को, है ना बच्चों। बहुत मेहनत करी जा रही है, आप भी साथ में रेसिप्रोकेट करिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है आपको और बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलसिले को पहली टफ प्रॉब्लम के साथ। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने है इसमें भी मेरे को टाइम पीरियड बताना है ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। किसका टाइम पीरियड बताना है प्यारे बच्चों? स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। एक रॉड है जो 2 धागों से लटकी हुई है, एंड पे 2 धागे लगे हुए हैं। हमने इसको हल्का सा ट्विस्ट किया थीटा एंगल से। जब ट्विस्ट किया थीटा एंगल से तो कह रहे हैं ये ऑसिलेट कर रही है, और जो टाइम पीरियड आएगा इस कंडीशन में मेरे को वो बताना है कितना आएगा। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जब आपने इसको थीटा से घुमाया है रॉड को, तो ये जो धागे की जो पहले कंडीशन थी और बाद की कंडीशन, उसमें जो एंगल आ गया मान लो वो अल्फा। वो कितना एंगल आ गया? अल्फा। अब बेटा जो धागे की लेंथ है उसको आप कैपिटल एल कह देते हैं और रॉड की लेंथ को स्मॉल एल, ठीक है। तो बेटा कंडीशन क्या होगी, ये इस लेंथ को आप क्या कह सकते हैं? एल अल्फा भी कह सकते हैं। बेसिकली ये वर्टिकल धागा है, ये यहां से यहां हो जाएगा तो ये एल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, कह रहे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो ये एल अल्फा। और इसको मैं L/2 थीटा भी कह सकता हूं, क्योंकि ये L/2 हो गया आधा और ये थीटा है एंगल, तो ये L/2 थीटा इज इक्वल टू L/2 थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज निकल के आ गई, ये अल्फा और थीटा में प्यारे बच्चों रिलेशन आ गया है ना। और अब मेरे को प्यारे बच्चों ये बताना है कि क्या टाइम पीरियड आएगा। तो बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे ना, मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं जरा। ये रॉड है, इसको साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा बेटा? पहले तो रॉड का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, पूरी रॉड ना दिखा देखे क्या दिखाई देगा? रॉड का क्रॉस सेक्शन। ऐसे आपको रॉड दिख रही, ऐसे करने पे क्या दिख रहा है बेटा आपको वीडियो में? यहां पर दिख रहा है आपको एक खाली गोला, है ना। अब जब मैंने इसको थोड़ा सा उधर भगाया तो बेटा ये जो टेंशन का जो एक कंपोनेंट आने वाला है ऊपर को, टी कॉस एल्फा, बेटा वो टॉर्क वो वापस नहीं लेके आ पाएगा इसको, वो टी साइन अल्फा है जो इसको वापस लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेटा वापस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टी कॉस अल्फा या टी साइन अल्फा? डेफिनेटली टी साइन अल्फा, ठीक है। तो टी साइन अल्फा उसको वापस लेके आएगा, ये तो समझ में आ ही रहा है। और टी साइन अल्फा ही है जो टॉर्क जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली पहले ये रॉड थी ऐसे, है ना। अब ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं और फाइनली रॉड ऐसे हो गई, थीटा से घूम गई, है ना, जो कि बहुत छोटा है ना। अब बेटा क्या आ रहा है? टी साइन अल्फा ऐसे आ रहा है, टी साइन अल्फा ऐसे आ रहा है ना। अब बेटा ये क्या है बेटा? इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या बन गए? कपल। तो इनका टॉर्क क्या आएगा बेटा? टी साइन अल्फा को टी अल्फा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत छोटा है। टी अल्फा इंटू स्मॉल एल, बेटा फोर्स इंटू बीच का डिस्टेंस। बेटा जब इक्वल फोर्सेस होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल, है ना। बेटा जब मतलब 2 फोर्सेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बोलते हैं? कपल, है ना। वैसे ही बेटा अगर मान लो कि एक मेल और एक फीमेल हो, बराबर हो, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? कपल जा रहा है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर एक ओल्ड लेडी जा रही है ना 80 साल की, और साथ में एक लड़का जा रहा है 20 साल का, तो फिर हम कपल नहीं बोलते, है ना। कपल मतलब जो इक्वल और अपोजिट, है ना। जब दो फोर्सेस जो दो होंगे, दो जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तो नॉर्मल लाइफ में भी हम कपल तभी यूज करते हैं जब इक्वल और अपोजिट, है ना, सेक्स के हों। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, यहां पर भी 2 फोर्स हैं, यहां पर भी क्या है प्यारे बच्चों? 2 फोर्स हैं जो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। उसका टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स
फोर्स इंटू बीच का सेपरेशन विच इज एल। अब अल्फा की वैल्यू क्या, एल थीटा बाय एल। तो बेटा ये आया टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टी एल। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही, एल बाय 2 थीटा अपॉन कैपिटल एल। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। और टेंशन क्या होगी बेटा, दोनों में mg/2, दिखा भी रखी है मैंने। क्यों, क्योंकि बेटा सिमेट्रिक सिचुएशन है तो दोनों में mg/2 ही होगी, है ना। तो टेंशन हो गई mg/2, तो ये क्या बन जाएगा mg/4 एल स्क्वायर थीटा बाय कैपिटल एल। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं बेटा, अब ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये जो रॉड थी वो दो धागों से लटक रही थी, दोनों धागे एंड पे लगे थे, सिमेट्रिक था, इसलिए टेंशन दोनों में mg/2, है ना। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया तो ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा दिखा रखा है ना। तो ये l/2 थीटा भी बोल सकता हूं और इसको मैं कैपिटल L इंटू अल्फा भी बोल सकता हूं। यहां से थीटा और अल्फा का रिलेशन आ गया। अब बेटा वो कौन सा फोर्स है जो वापस लेके आएगा, टी कॉस अल्फा या टी साइन अल्फा? डेफिनेटली टी साइन अल्फा, है ना। टी साइन अल्फा है जो वापस लेके आने वाला रॉड को, है ना। तो टी साइन अल्फा इंटू एल, बेटा दोनों तरफ से टी साइन अल्फा आएगा, है ना, एक तरफ से नहीं आएगा, दोनों तरफ से आएगा टी साइन अल्फा। जब ये रॉड भागेगी तो इसको टी साइन अल्फा खींचेगा और इसको भी टी साइन अल्फा खींचेगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा, आप समझ पाएंगे। तो टी साइन अल्फा है जो वापस लेके आना चाहेगा, है ना, और टी साइन अल्फा को हम कह सकते हैं टी अल्फा, है ना, और बीच का सेपरेशन क्या है, एल। तो टी अल्फा इंटू एल, ये बीच का सेपरेशन है। ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू थीटा की टर्म से मालूम है। टी जो है वो mg/2 है। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। एल स्क्वायर को काट दो, 4 3 12 और ओमेगा क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ओमेगा निकल के आ रहा है, m को भी काटो, √3g/l, √3g/l, है ना। ये आ गया बेटा ओमेगा, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। ये आपके सामने आ गया आंसर। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। आइए बच्चों देखते हैं अब ये क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल वही उसी तरीके का क्वेश्चन लिया, बस वहां रॉड थी और यहाँ डिस्क को लटका दिया है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर आपको ये भी कह सकते थे स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कुछ भी कह सकते हैं, पर मैंने डिस्क ले रखी है, डिस्क को लटकाया है ना। 2π/3 एंगल पे तीनों धागे लगे हुए हैं, ठीक है, वही चीज है, बस हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे। अब तीनों में टेंशन क्या होगी, वहां पर बेटा सिमेट्रिक था, दोनों में mg/2 यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा mg नीचे को, तो तीनों में टेंशन क्या आ जाएगी ऊपर को mg/3, तीनों में सेम टेंशन आ जाएगी mg/3 mg/3 mg/3। ये L है, रेडियस R है, मास m है ना। फॉर स्मॉल एंगुलर SHM प्रूव दैट इट विल अंडरगो, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इट विल अंडरगो SHM, ये प्रूव करना है ना। फिर से वही कह रहा हूं, जब बेटा ये थोड़ा सा आगे जाएगा ना तो क्या होगा, ये मान लो इधर जाएगा तो ये अब जो यहां से एंगल बनेगा, फिर से नाम वही दे देते हैं अल्फा, है ना। और ये जो घूमेगा यहां से, ये थीटा, तो इसको आर थीटा भी कह सकते हैं और इसको एल अल्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा फिर से वही चीज कह रहा हूं, जब ये ऐसे टिल्ट होगा तो mg cos मतलब t cos अल्फा ऊपर को फोर्स आएगा, t sin अल्फा टेंजेंशियल आएगा। तो बेटा जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या आएगा, t sin अल्फा या t अल्फा भी कह सकते हैं, 3 t अल्फा आ जाएंगे। अब सेंटर ऑफ मास बैठ के टॉर्क निकाल लीजिए। फिर से बता रहा हूं बेटा वही चीज है, बहुत ध्यान से फील करिए मेरी बात। जब ये थोड़ा सा इधर जाएगा तो बेटा t cos अल्फा ऊपर को आएगा, t sin अल्फा इधर को आएगा, t sin अल्फा है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेटा t अल्फा है ना इंटू आर, टी अल्फा इंटू आर, टी अल्फा इंटू आर, तो बेटा क्या हो जाएगा 3t अल्फा इंटू आर, ये हो जाएगा टॉर्क। पर बेटा डिस्क तो थीटा घूमी है ना, अल्फा और थीटा में रिलेशन मेरे पास है, t के है mg/3, तो 3t हो जाएगा mg, बहुत बढ़िया। अल्फा की वैल्यू क्या, आर थीटा बाय एल, आर स्क्वायर थीटा बाय एल। तो बेटा ये आ गया रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, आई क्या होगा mr²/2, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। आपको बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कितनी रस्सी उस पर डिपेंडेंट ही नहीं आ रहा आंसर। देखो अगर 4 रस्सी होती तो यहाँ 4t आता, जैसे t अल्फा इंटू आर, टी अल्फा इंटू आर, टी अल्फा इंटू आर, ये जो टॉर्क आ रहा है ना। t cos अल्फा बेटा ऊपर को आएगा, t sin अल्फा साइड वाइज आएगा, t cos अल्फा ऊपर को आएगा, t sin अल्फा साइड वाइज, मतलब ये तीनों के तीनों इकट्ठे लगाएंगे, है ना।
आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से देख पाएंगे। आप सोचो यहां से लगे हुए हैं, है ना, तो अगर ये थोड़ा सा मतलब मान लो मैंने इधर घुमाई थी, तो तीनों पे बेटा टी कॉस अल्फा ऊपर था, टी साइन अल्फा इधर, और यहां पर भी ये एंड यहां पे चला गया, तो ये टी कॉस अल्फा आपकी तरफ आ रहा है, टी साइन अल्फा इधर को आ रहा है। तो बेटा टी अल्फा इंटू आर इंटू 3, क्योंकि 3 है बेटा, अल्फा की वैल्यू थीटा की टर्म्स में पुट करी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो, और वही आंसर है बेटा। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा दिखने में खतरनाक है, और पहला मेथड मैं आपको थोड़ा वैसा ही बताऊंगा जैसे 2 क्वेश्चन किए थे, ताकि उनके कंटिन्यूएशन में लगे, है ना, लेकिन उसके एंड में मैं इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आपको एक ही लाइन में ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पर पहला मेथड इसलिए बताना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर हो, आप सोच पाए थोड़ा सा 3D में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मेथड के साथ। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें ये लेंथ है, बी ये साइड लेंथ है। आपसे पूछा गया है, हमने यहाँ पे इसको 2 धागों से बांधा है, जो 2 धागे जहां के मिल रहे हैं वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, और मेरे से कह रहे हैं मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट किया, है ना, बाहर को निकाला, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे भाग रहा है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है ऐसे, बहुत थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किया। बेटा क्वेश्चन उसी लीग का है जैसे अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब सोच के देखिए, जब मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, मान लो यहाँ पे एंगल θ1 बन जा रहा है, ये वाली रस्सी की पहली कंडीशन और बाद की कंडीशन, और ये x आया, तो बेटा L1 θ1 ही तो x होगा। ध्यान से फील करने की कोशिश करेंगे बेटा, ये जो एंगल बन जाएगा ये L1 θ1 x हो जाएगा, और बेटा जब ये बाहर आएगा θ2, मान लो इसका जो एंगल बन जाएगा, इनिशियल कंडीशन पहले धागे की और बाद की, मान लो θ2 बन जाएगा, तो ये L2 θ2 भी कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, x के। पर बेटा पहली बात यह है कि टेंशन क्या क्या है, तो पहली तो बेटा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सिंपल न्यूटन्स लॉज में जैसे आप करते थे, है ना, तो बेटा इसको करने का बेटा वहां क्या तरीका होता था आपको मैं याद दिला देता हूं। बेटा ये अल्फा एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा, ये फिर से अल्फा, तो T1 cos अल्फा इधर को है, और T2 sin अल्फा इधर को है, ठीक है बेटा। T1 cos अल्फा इधर को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, T2 sin अल्फा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कट जाएंगे, और T1 sin अल्फा प्लस T2 cos अल्फा जुड़ जाएंगे। T1 sin अल्फा प्लस T2 cos अल्फा बनाने के लिए बेटा वो फिगर बहुत बेकार हो जाएगा। T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा आपको रिजॉल्व करना आता है, T2 cos अल्फा, T2 sin अल्फा, तो T2 sin अल्फा और T1 cos अल्फा को तो कटना ही पड़ेगा, और T1 sin अल्फा प्लस T2 cos अल्फा mg के बराबर होते हैं। ये 2 इक्वेशन है जहां से आप T1 T2 निकाल सकते हैं। नहीं तो बेटा बेस्ट मेथड क्या होगा, जो मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि बेटा देखो ये क्या होगा, बेटा T1 जो आ रहा है वो इधर को आ रहा है अल्फा एंगल पे, और T2 जो आ रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। T2 जो आ रहा है बेटा वो उसके परपेंडिकुलर है, और mg आ रहा है नीचे, और ये हो गया टोटल फोर्स 0, ये टोटल फोर्स हो गया 0, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा, तो T2 क्या हो जाएगा बेटा mg cos अल्फा, और T1 क्या हो जाएगा mg sin अल्फा। बेटा T1 इधर को है, T2 इधर को, mg नीचे, टोटल फोर्स 0 है ना, तो बन गया ट्रायंगल। अब यहां से आप बड़े आराम से देख सकते हैं, T1 जो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा mg sin अल्फा, और T2 प्यारे बच्चों क्या आएगा mg cos अल्फा। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन आ गया अपना एक एनएलएम का सिंपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। बेटा आप ध्यान से देखिए, T1 इधर को है ना, T2 से परपेंडिकुलर फोर्स है, mg नीचे, टोटल मिलके क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल, तभी नेट फोर्स 0 होगा, है ना। इन दोनों का सम ये हो गया, और mg उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मिलके 0 हो गया, मिलके 0 हो गया, है ना। तो बेटा ये तो एक चीज हो गई, है ना। अब इसके बाद बेटा जब इसको खिसकाएंगे, है ना, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, जब इसको इधर को खिसकाएंगे तो मान लो यहाँ पे एंगल θ1 बन जाएगा, तो जो बेटा T1 cos θ1 वो तो T1 ही रहेगा क्योंकि थीटा छोटा है। आप ध्यान से बेटा ये वाला पार्ट आपको विजुअलाइज करना होगा, थोड़ा सा आपको फील करना होगा, है ना। ये थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल का क्वेश्चन है, हाँ डेफिनेटली एडवांस के टफ प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है, मतलब आप, लेकिन अगर इतनी चीजें विजुअलाइज कर ले तो ही मजा है बेटा। तो अगर इसको आपने थोड़ा सा बाहर निकाला तो T1 cos θ1 तो T1 ही हो जाएगा, क्योंकि cos θ1 होता है जब θ टेंड्स टू 0 होता है,
और T1 T2 और mg मिलके तो जीरो ही है, तो T1 cos θ1 की कोई वैल्यू नहीं है। T1 sin θ1 बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। और वैसे ही बेटा यहां पर θ2 बन जाएगा, तो T2 cos θ2 इधर को हो जाएगा और T2 sin θ2 अंदर को आएगा। आप बेटा जैसे वहां पर आप करते थे सिंपल पेंडुलम में, आप भले mg cos θ mg sin θ से करिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए t cos θ और t sin θ। तो बेटा वहां t sin θ होता था जो वापस लेके आता था, है ना। sin θ को आप x/l कह दीजिए और t को आप mg कह दीजिए, तो mg x/l रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x करते थे। तो बेटा वही चीज यहां कहना चाह रहा हूं, बस यहां पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं कि ये थीटा बना जाएगा, लेकिन अभी पिछले दो क्वेश्चन कराए तो उससे आप विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो T1 sin θ1 दैट इज T1 θ1 प्लस T2 θ2, ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, T1 जिसकी वैल्यू क्या है mg sin अल्फा, सॉरी θ1 के x/l1 प्लस, ठीक है, इसके बाद T2 के mg cos अल्फा, θ2 क्या बेटा x/l2, थोड़ा सा अतिक्रमण होगा यहाँ पे, x/l2, तो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x। बस इसको अब आपको m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर करना है। फटाफट से लिख देते हैं, क्या क्या कॉमन आ गया, mg x कॉमन आ गया, mg x कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या बन गया बेटा यहाँ पे, ये बन गया L2 sin अल्फा प्लस L1 cos अल्फा, L1 cos अल्फा प्लस L2 sin अल्फा अपॉन L1 L2, ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल, इसको लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर x। m को काटो, x को काटो, m को काटो, x को काटो, और L1 cos अल्फा प्लस L2 sin अल्फा क्या हो जाएगा, L1 cos अल्फा ये चीज हो गई, और L2 sin अल्फा प्यारे बच्चों ये चीज हो गई। तो L1 cos अल्फा प्लस L2 sin अल्फा ये मिलके क्या बन जाएगा, L1 cos अल्फा और ये L2 sin अल्फा परपेंडिकुलर, ये मिलके क्या बन जाएगा a, है ना, ये बन गया a। तो बेटा यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं जरा, जो मिल गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी ए, बेटा ये a हो गया GA अपॉन L1L2, GA अपॉन L1L2, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। आइए प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को एक बहुत छोटे मेथड से देखते हैं, चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा ये मेथड, पहले वाला मेथड इसलिए बताया ताकि जो पिछले मेथड थे वो भी आपको यूज करा पाऊं और थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन अच्छा मिल जाता है। अगर वो आप समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बेहतरीन चीज है। नहीं तो आइए देखिए, एक और मेथड है मेरे पास, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये एक एक्सिस मान लीजिए, ये वाली, ये मेरी एक्सिस है ना, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको L नाम मान लिया मैंने यहां से। अब बेटा ये एंगल, मैंने इसको, इस एंगल को नाम दे दो अल्फा, क्या नाम दे दो, अल्फा। अब बेटा देखो, इस पे जो फोर्स आएगा, अगर उसके कंपोनेंट लो, इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो बेटा mg sin अल्फा आएगा पैरेलल, पैरेलल आ गया mg sin अल्फा। बेटा हमको तो पता है ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो mg sin अल्फा होता है, और mg cos अल्फा हो गया परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अब सोच के देखिए प्यारे बच्चों, जब मैं इसको इधर करूंगा तो कौन वापस ले गया, क्या mg sin अल्फा वापस लेके आ सकता है, या mg cos अल्फा जो है वो वापस लेके आएगा। ध्यान से फील करिए मेरी बात को, मैं बस प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ये तो कुछ नहीं, ये तो खाली ये जो mg sin अल्फा ये वापस नहीं लेके आ सकता है, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा वापस के लिए। पर जो mg cos अल्फा है, आप ध्यान से फील करिएगा, जब ये इधर आएगा mg cos अल्फा का एक कंपोनेंट है वो जो वापस लाएगा। मतलब अगर मैं इधर से एक व्यू लेके बताऊं, तो यहां से व्यू लूंगा तो मेरे को दिखाई पता क्या देगा, यहां से दिखाई देगी ये L परपेंडिकुलर लेंथ, ये ब्लॉक है ना, और mg cos अल्फा जो है वो उससे परपेंडिकुलर आ रहा है, जो वापस लेके आना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये mg cos अल्फा है, जब आप इधर करेंगे
तो mg cos अल्फा जो है ना बेटा उसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, mg cos अल्फा का एक कंपोनेंट बन जाएगा जो उसको वापस लेके आना चाहेगा, जो उसको वापस लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। या आप कह सकते हैं जो टॉर्क आएगा, टॉर्क बेटा होता है r क्रॉस f। टॉर्क तो बेटा एक्सिस से जो परपेंडिकुलर फोर्स होंगे वो जनरेट करेंगे, जो एक्सिस के अलोंग होंगे वो तो जनरेट करेंगे। आप इसके अबाउट टॉर्क ले लीजिए। तो जब आप इसको इधर करेंगे थोड़ा सा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा ना वो एल थीटा बन जाएगा। अगर मान लो ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई, ये जो एल है, ये मान लो यहाँ पे एक इमेजिनरी थ्रेड मान लो ये थीटा से घूम गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल थीटा। तो mg cos अल्फा इनटू एल थीटा, ये हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई क्या हो जाएगा, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा। बड़े आराम से m को काटिए, है ना, l को काटिए, थीटा को काटिए, ओमेगा को निकालिए, क्या आ गया, अंडर रूट जी कॉस अल्फा बाय एम, है ना। अब आपको ऐसा लग सकता है ये तो वो आंसर नहीं है जो पहले आया था। बेटा कॉस अल्फा क्या है, a, और इसको मैं नाम देता हूं c। ये जो लेंथ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बाय सी है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट जी ए बाय सी एल। और सी एल क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, इस ट्राइंगल के एरिया का डबल। सी बेस हो गया इनटू हाइट, इस ट्राइंगल के एरिया का डबल। और मैं एरिया तो ऐसे भी बोल सकता हूं हाफ सी एल या हाफ एल वन इंटू एल टू, बेस इंटू हाइट ऐसे कर लो, तो बेटा बात तो एक ही है। और यहां से क्या बन जाएगा, CL तो L1 L2 के बराबर है, तो जैसे ही मैं इसको L1 L2 लिख रहा हूं, देखिए ओमेगा वही बन गया जो पहले निकाला था, अंडर रूट GA बाय L1 L2। वही आंसर आता हुआ बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, कोई मशक्कत नहीं, कोई मगजमारी नहीं, कोई T1 T2 का निकालना नहीं, बहुत ही आसानी से हम आंसर तक पहुंच पाए हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, mg cos अल्फा, इसके वो टॉर्क ले लीजिए, इसके वो टॉर्क ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया l, तो mg cos अल्फा इनटू l थीटा, ये थीटा इधर हुआ है ना, ये थीटा घूमी मान लो, ये जो इमेजिनरी थ्रेड है, तो mg cos अल्फा इनटू l थीटा बेटा ये हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय t के बराबर कर डालो। वही आंसर बहुत ही छोटे मेथड में, है ना, 2 लाइन में कर लिया अपने लोगों ने। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेथड अगर आ जाएगा तो सबसे बेहतरीन है, वो इसलिए बताया जस्ट आपको क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये बड़ी कन्वेंशनल प्रॉब्लम है और बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। आइए इसको बहुत ध्यान से इसको उधेड़ते हैं, इसकी एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये 2 ब्लॉक्स हैं, हमने इसको ना ऐसे x टोटल हमने इलोंगेट किया है ना। और जब x इलोंगेट किया तो मान लो ये जब x इलोंगेट किया है, तो जब ये अपनी मीन मतलब ये वापस जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, मान लो ये x2 ट्रेवल करके आता है ना, और ये x1 ट्रेवल करके आता है ना। और बेटा ये जो x1 प्लस x2 है, ये बेसिकली टोटल इलोंगेशन है स्प्रिंग में, जिसको मैं x कह दे रहा हूं। जो रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी ब्लॉक पे आएगा वो kx आएगा, है ना। अब बेटा मेरे को प्रूव करना है, दोनों के दोनों ब्लॉक SHM करेंगे, मेरे को टाइम पीरियड बताना है किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। प्यारे बच्चों पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक पे फोर्स kx इधर लगेगा, दूसरे पे फोर्स kx इधर लगेगा, टोटल फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हल्का सा मैंने आपको क्विक रिकैप दिया एक बार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई करते हैं, जब टोटल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको खींच के छोड़ूंगा तो दोनों पे फोर्स इधर को लग रहा है, kx और kx, नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब जब एक इधर चलेगा तो दूसरा उतने ही मोमेंटम से इधर चलेगा, तभी टोटल मोमेंटम 0 रहेगा। और जब एक रुकेगा तो दूसरे को रुकना ही पड़ेगा, तभी मोमेंटम 0 का 0 रहेगा। एक का 0 तो दूसरे का 0 होगा ही। फिर जब एक इधर जाने लगेगा रिपल्शन के कारण, स्प्रिंग के पुश फोर्स के कारण, तो दूसरा भी इधर जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा, भले मासेस अलग अलग हो। मैं फिर बता दे रहा हूं, जब मैंने खींच के छोड़ा तो जो दोनों पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो सेंटर ऑफ मास की तरफ को आएगा। वो किसकी तरफ को आएगा प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास की तरफ को आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि दोनों पे kx आ रहा है ना।
अब टोटल फोर्स जीरो, इसलिए मोमेंटम कंजर्व। तो जितना एक के पास पॉजिटिव में कभी मोमेंटम होगा उतना दूसरे के पास नेगेटिव में होगा, टोटल तो हमेशा जीरो। और एक का अगर जीरो है मोमेंटम, एक रुक गया, एक अपनी एक्सट्रीम पे गया, तो दूसरा भी उस टाइम एक्सट्रीम पे होगा, दूसरे की भी वेलोसिटी जीरो होगी। क्योंकि अगर एक का मोमेंटम जीरो का है और दूसरे का नॉन जीरो, तो टोटल सम जीरो नहीं रहेगा। जबकि इनिशियली टोटल मोमेंटम जीरो है, तो हमेशा मोमेंटम जीरो होगा। जब एक रुकेगा तभी दोनों के दोनों रुकेंगे, तब एक अकेला नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब है एक एक्सट्रीम पे दूसरा भी एक्सट्रीम पे, एक एक्सट्रीम पे दूसरा भी एक्सट्रीम पे, एक एक्सट्रीम पे दूसरा भी एक्सट्रीम पे। ओके, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड बराबर, पहली बात खत्म। अब टाइम पीरियड निकाले कैसे? तो बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो kx है, पर मैं x1 के प्रोपोर्शनल चाहता हूं। अब कैसे निकालूं? अब x को x1 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब बेटा कैसे कह सकता हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा टोटल फोर्स जीरो है सिस्टम पे, टोटल फोर्स जीरो, इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, इट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, इट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो मतलब m1s1 प्लस m2s2 टिल mn अपॉन टोटल मास होती है सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट वो जीरो, दैट इज m1x1 माइनस m2x2, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये जीरो कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। यहां से क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, m1x1 इक्वल टू m2x2, है ना। और अब मेरे को जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स kx है, मान लो मैं इसको देख रहा हूं, तो मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स जो प्यारे बच्चों है वो मेरे को x के प्रोपोर्शनल नहीं x1 के प्रोपोर्शनल चाहिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x1। ओके, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। ठीक है, x1 इनवर्स कंपोनेंट लगा देंगे अपॉन x1 प्लस x2 विच इज x, m2 अपॉन m1 प्लस m2, बस खत्म बात। अब बस x1 की x की वैल्यू x1 की टर्म्स में आगे पुट कर दो यहाँ पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन जाएगा, k x की वैल्यू क्या आ रही है, m1 प्लस m2 इंटू x1 बाय m2। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आ रहा है बेटा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आ रहा है, दैट इज x1, दैट इज x1। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया, k m1 प्लस m2 x1 बाय m2। ठीक है, तो ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x1, रिस्टोरिंग फोर्स m1 ओमेगा स्क्वायर x1, बस ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो। तो ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट k अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसको हम कई सालों से म्यू कहते आ रहे हैं भैया। सेंटर ऑफ मास से इस चीज को म्यू कहते आ रहे हैं, अंडर रूट k बाय म्यू। बेटा एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ लोग इसको रिड्यूस्ड मास भी बोल देते हैं। बस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बहुत कायदे से क्लियर रहना चाहिए। हालांकि इसको डिराइव बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, मैंने अभी आपके सामने सिंपलेस्ट केस रखा। बेटा इसको जब x खींचा छोड़ूंगा तो जब ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, m1 x1 m2 x2 बराबर होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। जितना m1 x1 पॉजिटिव होगा उतना ही m2 x2 नेगेटिव होगा, तभी m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन टोटल मास जीरो मिलेगा। यहां से x1 अपॉन x2 निकाला, m2 बाय m1, x1 अपॉन x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 x हो जाएगा, बराबर m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से x1 प्रोपोर्शनल टू x दिख जाएगा आपको, x1 इज प्रोपोर्शनल टू x। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो kx था वो प्रोपोर्शनल टू x1 आ सकता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x1, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन x1 है, बराबर m1 ओमेगा स्क्वायर x1। ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो। चलिए देखते हैं एक और मेथड। आइए देखते हैं बेटा एक और तरीका कैसे कर सकते हैं इसको चुटकियों में। तो बेटा आइए, पहली बात तो मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, है ना। अगर दो मास सिस्टम होता है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाफ टोटल मास इनटू वीसी स्क्वायर। ठीक है, वीसी यहाँ पे जीरो था क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, है ना,
और दोनों ही इनिशियली रेस्ट पे थे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, जीरो रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो का, बिकॉज टोटल फोर्स जीरो, एक पे kx इधर, एक पे kx इधर, टोटल फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। बहुत शानदार। तो बेटा ये पार्ट तो जीरो था, जीरो ही रहेगा, है ना। और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कांस्टेंट। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करिए, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर ट्वाइस ऑफ v रिलेटिव और dv रिलेटिव बाय dt का जाएगा a रिलेटिव, ठीक है। और ये क्या निकल के आ रहा है, हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। ओ आई एम सॉरी, इसका भी डिफरेंशियल लेना, x स्क्वायर का 2x और dx बाई dt क्या हो जाएगा बेटा, v रिलेटिव, क्योंकि x एक की रिस्पेक्ट में मतलब अगर मैं पोजीशन बोलूं, अगर x इलोंगेशन है तो l प्लस एक्स क्या हो गई बेटा, उसकी पोजीशन, और l प्लस एक्स का डिफरेंशियल बेसिकली dx बाई dt, तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, तो v रिलेटिव ही आ रहा है, v रिलेटिव। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों, कंजर्व होती है। मैं आपको फिर याद दिला दे रहा हूं कि बेटा जब टोटल फोर्स, बेटा अगर सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं, बेटा देखो तीन तरीके के फोर्सेस थे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जब आएगा तो टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। मैंने आपको कहा था हमेशा याद रखने के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम। सोचो खाली कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो बेटा वो ऑसिलेट लगातार जिंदगी भर करता रहेगा। कभी काइनेटिक एनर्जी होगी, कभी खाली पोटेंशियल होगी एक्सट्रीम पे, कभी मिक्स होगी दोनों की, है ना। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। लेकिन सोचो फ्रिक्शन आज हल्के हल्के रुक जाएगा, है ना, जो डैम्ड ऑसिलेशन, जो मेरा लास्ट टॉपिक भी आएगा, है ना, तो हल्के हल्के क्या होगा, वो रुक जाएगा। हल्के हल्के क्या होगा प्यारे बच्चों, वो रुक जाएगा, है ना। तो डैम्ड ऑसिलेशन मतलब वो रुक जाएगा। डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया, अब वो हल्के हल्के रुक जाएगा, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, पर टोटल एनर्जी सिस्टम की वही है ना। अब मान लो एक्सटर्नल एजेंट आ जाए, वो क्या करे, हाथ से हिलाता चला जाए ब्लॉक को पकड़ के, तो फिर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी वही है पर थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही, थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जा रही, टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जा रही। तो एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो टोटल एनर्जी बढ़ाएगा, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है तो टोटल एनर्जी वही है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ेगी और मैकेनिकल एनर्जी कम नहीं होगी, मैकेनिकल एनर्जी वही की वही रहेगी। तो खाली कंजर्वेटिव तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, नॉन कंजर्वेटिव आएगा मैकेनिकल एनर्जी को घटाएगा और थर्मल एनर्जी को बढ़ाएगा, टोटल एनर्जी वही। लेकिन अगर एक्सटर्नल आ गया तो टोटल एनर्जी विल इंक्रीज। ओके, आइए देखते हैं। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, हाफ तो 2 से कट जाएगा, हाफ यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा, v रिलेटिव से डिवाइड कर दीजिए और यहां से a रिलेटिव निकल के आ जा रहा है, a रिलेटिव क्या निकल के आ जा रहा है यहां से, माइनस k बाय म्यू इंटू एक्स। और ध्यान से देखिए ये कुछ नहीं, a रिलेटिव पता क्या है, v रिलेटिव क्या है, dx बाई dt, अभी समझाया, इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, d बाई डी टी ऑफ एल प्लस एक्स, उसकी पोजीशन एल प्लस एक्स है, तो ये v रिलेटिव आ जाएगा dx बाई dt, v रिलेटिव है बेसिकली dx बाई dt, तो a रिलेटिव क्या हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर, तो d2x बाई dt स्क्वायर है ना, बराबर क्या आ रहा है, माइनस k बाई म्यू इंटू एक्स। तो बेटा जैसे ही ऐसी इक्वेशन देखे, d2x बाई dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा आ गया अंडर रूट k बाई म्यू, फिर से वही है ना, ओमेगा निकालो और 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, वही आंसर, पर आसान तरीके से। मैं फिर से कह दे रहा हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ टोटल मास इनटू vc स्क्वायर। अब v रिलेटिव हो जाएगा v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये बन गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, इसका हमने डिफरेंशियल लिया, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना। और यहां से बेटा हमने क्या किया, dx बाई dt को v रिलेटिव कह सकते हैं क्योंकि पोजीशन एक की दूसरे की रिस्पेक्ट में हो गई l प्लस एक्स, तो d बाई dt ऑफ l प्लस एक्स क्या आ जाएगा, dx बाई dt v रिलेटिव, और a रिलेटिव क्या हो जाएगा, dv रिलेटिव बाई dt, दैट इज d2x बाई dt स्क्वायर। बस a रिलेटिव को बोला d2x बाई dt स्क्वायर, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई SHM की, जो कि क्या होती है, d2x बाई dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसे ही ये देखें x का मतलब a sin ओमेगा t प्लस y, तो बेटा दो इक्वेशन होती है, एक तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था अपनी रिवीजन वीडियो में, है ना। आप देखिए ध्यान से वो रिवीजन वीडियो मेरी नेक्स्ट वाली होगी आपका लेक्चर, सॉरी
तो उसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपको देखते ही पहचानना होता है। और दूसरा बेटा d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाए तो देखते ही पहचानना होता है ये ओमेगा आ गया, और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के बाई म्यू, और इसको कह देंगे 2 पाई बाई टी टू कैलकुलेट दी टाइम पीरियड। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। बस अब आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रही थी, पर सोचो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ होती भी तो भी क्या हो जाता, तो हाफ टोटल मास इंटू वीसी स्क्वायर आ जाता। पर ये तो पार्ट चेंज नहीं हो क्योंकि टोटल फोर्स 0 है, के एक्स इस पे आगे को और के एक्स इस पे पीछे को। तो बेटा जब डिफरेंशियल लेता तो इसका डिफरेंशियल तो 0 ही आ जाता, क्योंकि टोटल फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। और वैसे भी बेटा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अगर सेंटर ऑफ मास मेरे को इस फ्रेम से रेस्ट में दिख रहा है तो किसी और फ्रेम से मेरे को मोशन में भी दिखेगा। बस उस फ्रेम से जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है अभी, जिस फ्रेम से रेस्ट वाले फ्रेम से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरे फ्रेम से देखूंगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ में ये और जुड़ जाएगा, है ना, मतलब वाइब्रेट करता हुआ आगे चलता चला जाएगा। आप समझ लो गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है और गाड़ी आगे जाती जा रही है ना। आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है या मोशन में है, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो ये आंसर है, तो मोशन में होगा अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तो बेटा क्या आंसर आएगा, बेटा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये तो एक ही बात है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जब मैं बैठ के देखूंगा तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास वही, मैं मेरी कार उधर जा रही है तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास उधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में विद कांस्टेंट स्पीड, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। तो यही टाइम पीरियड आएगा, भले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, भले सेंटर ऑफ मास मोशन में हो। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कायदे से आना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं जो कि आप शीट में देखेंगे और सॉल्यूशन मेरा आपको मिल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हूं। फिर से 2 ब्लॉक सिस्टम है, बीच में स्प्रिंग है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, उधर से फोर्स लगाना चालू किया। अब बताना है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ऑसिलेट करेंगे और टाइम पीरियड क्या होगा। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब बेटा देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात क्यों कर रहा हूं बेटा, देखो इसके लिए तो आपको सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, तभी आप मेरी बातें समझ पाएंगे। बेटा सेंटर ऑफ मास एक ऐसा फ्रेम होता है जिसपे बैठ के आपको टोटल मोमेंटम 0 दिखाई देता है हमेशा। तो टोटल मोमेंटम 0 का मतलब क्या होगा, अगर एक इधर तो दूसरा इधर, एक उधर तो दूसरा उधर, तो टोटल मोमेंटम तभी तो 0 दिख पाएगा, है ना, जब मोशन अपोजिट डायरेक्शन, जब एक रुके तो दूसरा भी रुके। तो इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड पहली बात सेम होगा, है ना। और अगर मोमेंटम हमेशा 0 दिख रहा है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के टोटल फोर्स क्या दिखाई देगा, 0। आओ चेक करते हैं। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सबसे पहली बात सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब सेंटर ऑफ मास एक फ्रेम है जो कि इधर को भाग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हमको क्या क्या देखने पड़ेंगे। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो रियल के साथ साथ सूडो फोर्सेस, एमए लगाना होता है, सूडो फोर्स होता है एमए, सूडो फोर्स होता है प्यारे बच्चों एमए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो एमए क्या हो जाएगा, एम इंटू ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, f/2। और इस पे भी प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी, एमए इस पे भी इस डायरेक्शन में आएगा f/2। तो बन के आ गई कंडीशन, f इधर को f/2 इधर को, तो f/2 आ गई, बिल्कुल सही, शानदार। और इस पे भी प्यारे बच्चों f/2 आ गया। तो ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या निकल के आ गया, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मोशन दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, कहीं पे इक्विलिब्रियम में आएंगे या थोड़ा सा आगे बढ़ के इक्विलिब्रियम में आएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, दोनों मासेस सेम है इसलिए दोनों बराबर बराबर ही चलेंगे, फोर्सेस भी सेम है ना। तो जब ये इक्विलिब्रियम के बाद x चलेगा तो ये भी x चलेगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम के बाद x चलेगा बेटा, f/2 इधर है, kx0 कुछ इधर होगा, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है इक्विलिब्रियम में क्या कंपरेशन है। मैं बस प्यारे बच्चों आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, इक्विलिब्रियम में मेरे को मतलब ही नहीं है क्या कंपरेशन है, पर इक्विलिब्रियम में मेरे को एक बात बिल्कुल कायदे से क्लियर है, इक्विलिब्रियम में क्या कंपरेशन है मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पर जब ये x आगे जाएगा तो ये भी x आगे आएगा, स्प्रिंग 2x से एक्स्ट्रा दब जाएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा दैट विल बी 2kx, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा प्यारे बच्चों दैट विल बी 2kx, है ना। बस उसको लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर x,
आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। फिर से सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात बेटा मैंने आपको बताई कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हमको देखना है, कंडीशन क्वेश्चन में ही कह रखा है ऑसिलेशंस होंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है जीरो मोमेंटम फ्रेम, क्योंकि टोटल मोमेंटम होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मोमेंटम क्या निकल के आएगा, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच विल बी जीरो, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखते हैं यहां पर बेटा, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास दैट इज 2m F/2m। तो सेंटर ऑफ मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगाना होगा ma अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ a F/2 ma की वैल्यू F/2 है तो F माइनस F/2 और इस पे खाली F/2। अब दोनों पे फोर्स सेम है, दोनों का मास सेम है, तो इक्विलिब्रियम मतलब जब भी ये जितना भी मूव करेंगे बराबर बराबर मूव करेंगे। थोड़ी देर बाद ये मेन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे जब F/2 kx0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जब ये x चलेगा तो ये भी x चलेगा, 2x से स्प्रिंग दबेगा, एक्स्ट्रा फोर्स क्या आएगा 2kx। मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए। हाँ मैंने डेफिनेटली जो कंडीशन कराई है आपको, क्वेश्चन जो मैंने कराया है आपको, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओमेगा के आगे √2k/m मैंने कराया है जब मास सेम है, मास अलग अलग हो तो भी आप कर पाएंगे। तो टाइम पीरियड क्या है 2π √m/2 अपॉन k। और आप ध्यान से देखिए जब मैंने आपको अलग अलग मासेस लिए थे पहले तो बेटा आंसर आता था μ/k, 2π √μ/k, और म्यू क्या होता था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बस m/2 आ गया बेटा, वो म्यू ही है, इसका मतलब कंडीशन में कोई चेंज आया ही नहीं, मतलब सेम ही आंसर आएगा 2π √μ/k। उसके लिए मैं आपको कहूंगा आप खुद से ट्राई करिए, पक्का आप कर पाएंगे। कंडीशन सोचने का तरीका यही होगा कि टोटल फोर्स जो निकल के आएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के जीरो आएगा, इसलिए m1x1 इक्वल टू m2x2 वहां पर भी ट्रू होगा। अगर टोटल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है जो किसी कंडीशन में मान लो जीरो है ना। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वो जीरो की जीरो रहेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, दैट इज m1x1 इक्वल टू m2x2, जो कि मेरे पिछले क्वेश्चन का केस था। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, नहीं तो बेटा रिमाइंड करिए। हाँ डेफिनेटली ये थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से तो आपको आ नहीं पाएगी, तो कोशिश करिए, मेहनत से जुट जाइए और इसको समझ के रहिए बेटा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बेटा, हम लोग जब बेटा ये वीडियोस बना रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं उस लेवल तक टच करें, पहली बात जहां पर आप रुक ना पाए। आपको केवल मेंस के लिए नहीं, एडवांस के लिए, इनफैक्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड तक के लिए प्रिपेयर कर दिया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल थॉरो दिए जा रहे हैं, 3-3 4-4 टेक्स्ट लिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में, आप अच्छे से समझ पाए, आप आगे बढ़ पाए, आप कामयाब हो पाए। प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर इधर से मेहनत हो रही तो आप भी मेहनत करिए, है ना। यहाँ पर बेटा पूरी एफर्ट हो रही, आप भी एफर्ट करिए, 3-3 4-4 बार देखिए और कोशिश करिए समझ के रहिए। हाँ डेफिनेटली ये टफ प्रॉब्लम्स की ही एक्सरसाइज है ना। तो कोशिश करिए, इसको देखिए ध्यान से और नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, आइए देखते हैं बेटा प्यारे बच्चों, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर क्या है, दो सिलेंडर है, बीच में स्प्रिंग है, इसको भी एक्स डिस्प्लेस किया, इसको भी एक्स डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। अभी ये SHM कर रहे हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, है ना। क्योंकि अभी जो पिछला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें मैंने आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी कि टाइम पीरियड तो सेम होगा ही होगा अगर टोटल फोर्स जीरो था, जब दो मासेस थे m1 m2। क्योंकि बेटा जब खींच के छोड़ा मैंने, दोनों पे फोर्स बेटा kx बराबर है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्व होगा। एक पे इधर, एक का मोमेंटम जब इधर आएगा तो दूसरे का इधर आएगा, इक्वल आएगा, अपोजिट आएगा, ताकि टोटल जीरो रहे। जब एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, एक उधर जाएगा तो दूसरा भी इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलेंगे हमेशा, और टाइम पीरियड आएगा बराबर, है ना। यहां पर भी तो बेटा दोनों सिलेंडर ही हैं, इसलिए बेटा दोनों पे फ्रिक्शन जो आएगा वो बराबर बराबर आएगा। अगर उस पे फ्रिक्शन इधर को आ रहा है तो इस पे भी फ्रिक्शन इधर को आएगा, है ना। और ये जो फोर्स आएगा ये 2kx आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों को x से डिस्प्लेस किया है तो स्प्रिंग 2x से खिंच गया, दोनों अपनी मेन पोजीशन से x दूर हैं। तो बेटा करना किस तरीके से होगा बेटा, 2kx नॉर्मल ऊपर mg नीचे, नॉर्मल mg के बराबर होगा,
क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो ही होगा, वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो ही होगा। ध्यान से देखिए बेटा, फिगर को एनालाइज करने की कोशिश करिए, सिचुएशन को, है ना। जो टोटल फोर्स है प्यारे बच्चों, जो टोटल फोर्स है प्यारे बच्चों, 2kx इस पे इधर है, 2kx इस पे इधर है, फ्रिक्शन बाहर बाहर को है, तो बेटा टोटल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, टोटल फोर्स सिस्टम पे जीरो है प्यारे बच्चों। तो बेटा टोटल फोर्स जीरो, तो बेटा इसका मतलब जब एक इधर आएगा तो दूसरा इधर आएगा, जब एक उधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, है ना। तो बेटा इसके अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कह रहे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो बेटा इसके अबाउट आप लगाइए जरा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2kx इंटू आर, 2kx फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mr²/2 प्लस mr²3/2 mr² अल्फा, है ना। यहां से एक आर को काटेंगे, आर अल्फा बन जाएगा ए और एम ए हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 4/3kx। तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया प्यारे बच्चों 4/3kx, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया 4/3kx विच इज प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m²x। ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत ही सिंपल है, फिर से कह रहा हूं, दोनों को x खिसकाया तो स्प्रिंग में 2x का इलोंगेशन आया। जब ये मीन पोजीशन से x दूर है, जब ये मीन पोजीशन से दोनों के दोनों x दूरी पे है ना बेटा, तो इलोंगेशन तो 2x हो गया, तो फोर्स जो हो गया स्प्रिंग का, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी 2kx, फ्रिक्शन इधर 2kx इंटू आर। इसके अबाउट बेटा टॉर्क लीजिए, mg वहीं से पास कर रहा है, नॉर्मल वहीं से, फ्रिक्शन वहीं से, तो उन तीनों का टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो बेटा 2kx इंटू आर बराबर 3/2 mr² अल्फा। यहां से r को काटिए, आर अल्फा हो गया एक्सेलरेशन, है ना, ma हो गया नेट फोर्स, नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, ये 4/3kx, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स ओमेगा² m²x, ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत शानदार तरीके से टाइम पीरियड आ गया 2π√3m/4k, 2π√3m/4k। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। फटाक से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट कर लेंगे इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए प्रॉब्लम का लेवल। तो ये क्या है बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर है प्यारे बच्चों और एक है हॉलो सिलेंडर। एक्स खींचा और छोड़ दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा 2x खींचा क्योंकि अलाइक थे दोनों, ने x आना था, दोनों की मीन पोजीशन से डिस्टेंस x, नहीं तो मेरे को अगर मैं x भी कहता तो फिर मीन पोजीशन से दोनों का डिस्टेंस x/2। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोपोर्शनल टू x आया था बेटा, उसमें x होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो फिर मेरे को मैनिपुलेट थोड़ा सा करना पड़ता, जैसा इस केस में मैं करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। आइए देखिए ऐसा क्यों। तो बेटा देखिए अभी मैंने x खींचा kx, है ना, kx और नॉर्मल mg फ्रिक्शन, इसके अबाउट टॉर्क ले लिया। ये सॉलिड सिलेंडर है, kx इंटू आर, है ना, kx हो गया फोर्स, r हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² अल्फा 1, है ना। एक r कट जाएगा प्यारे बच्चों, एक r कट जाएगा, r अल्फा 1 हो जाएगा a, r अल्फा 1 क्या हो जाएगा a, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा a, है ना। तो बेटा ma हो जाएगा टोटल फोर्स, ma हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल फोर्स, है ना, ma हो जाएगा टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स जो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, टोटल फोर्स निकल के आ रहा है 2/3kx। और ऐसे हॉलो सिलेंडर के लिए सिमिलरली अगर मैं लगाऊं, इसके अबाउट बेटा फ्रिक्शन मान लो F2 आ रहा है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, kx इधर, इसके अबाउट टॉर्क लूंगा तो 3 के तो टॉर्क कैंसिल, नॉर्मल यहीं से पास कर रहे हैं, mg भी और फ्रिक्शन भी। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा kx इंटू आर, ये टोटल टॉर्क हो गया। टोटल टॉर्क को क्या लिखेंगे बेटा mr² प्लस mr², 2mr² हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2mr² अल्फा। यहां से अल्फा निकालेंगे खटाक से, एक आर काटेंगे, आर अल्फा हो जाएगा a, ma हो जाएगा बेटा फोर्स, इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स ऑन हॉलो सिलेंडर और रिस्टोरिंग फोर्स ऑन हॉलो सिलेंडर, वो आ रहा है kx/2, है ना। तो इतना बेटा पहले इसको नोट करिए, है ना, एक एक स्टेप लिखिए बेटा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो पहले इतना नोट करेंगे यहां तक, है ना। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, kx इंटू आर, इसके अबाउट टॉर्क लिया, बराबर 3/2 mr² अल्फा 1, है ना। यहां से क्या आया प्यारे बच्चों, आर अल्फा 1 को a1 कह दिया, आर अल्फा 1 को हमने a1 कह दिया, ma1 हो जाएगा टोटल फोर्स, ma हो जाएगा टोटल फोर्स जो कि 2/3kx आ गया। फिर इसके लिए लगाया वैसे ही, इसके अबाउट टॉर्क लिया kx इंटू आर, ये हो जाएगा टॉर्क बराबर 2mr² अल्फा 2, यहां से एक आर काटा, आर अल्फा 2 को a कहा, ma हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स,
जो कि आ गया kx/2। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑन हॉलो सिलेंडर इज इन द रेशियो ऑफ 4/3। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जब ये 4y आगे आएगा है ना, तो तब ये 3y आगे आएगा बेटा, है ना, तब ये 3y आगे आएगा, है ना, और टोटल मेन पोजीशन तक आने के लिए टोटल मिला के कितना आना है, x, है ना, तो 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू x। तो यहां से y आ गया, y कितना आ गया x/7, तो ये हो गया 4x/7। तो ये अपनी मेन पोजीशन से 4x/7 दूरी पे और ये 3x/7 की दूरी पे, क्योंकि जब इस पे फोर्स आ रहा है 4:3 के रेशियो में, मास है सेम, टोटल फोर्स 4:3 के रेशियो में, तो एक्सेलरेशन 4:3 के रेशियो में है, तो डिस्प्लेसमेंट 4:3 के रेशियो में होगी। मान लिया इसकी 4y होगी, इसकी 3y होगी, टोटल 7y, और टोटल आना कितना है करीब बेटा नेचुरल लेंथ में आने के लिए x। तो मेन पोजीशन तो वहां पे होगी जब x 0 हो जाएगा, जब इलोंगेशन 0 हो जाएगा। मेन पोजीशन तो वहां होगी, मेन पोजीशन तो वहां होगी जब इलोंगेशन 0 हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू x, तो y आ गया x/7। तो बेटा 4x/7 इसका हो गया और 3x/7 इसका हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा रिस्टोरिंग। अब यहां से बेटा मेरे को पता लग गया, किसी एक को देख लो, इस पे टोटल फोर्स क्या है 2/3 kx, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर इज 2/3 kx। अब ये कितनी दूरी पे 4x/7, तो मैंने 4/7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7/4 से भी। तो बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, इसको x डैश भले नाम दे दीजिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू, इसको नाम दे दीजिए x डैश, है ना, और फिर लिख दीजिए m⍵² x डैश। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x नहीं होता है, वेयर x तभी कह सकते हैं वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 4x/7, तो आपको लिखना पड़ेगा m⍵² 4x/7। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू 4x/7, है ना, या आप इसको नाम दे दीजिए x डैश। क्या नाम दे देंगे, x डैश। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x डैश, रिस्टोरिंग फोर्स m⍵² x डैश, है ना। ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए। मैं फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, जब ये 4y आगे आएगा तो ये 3y आगे आएगा, टोटल हो गया 7y। 7y जब करीब आएंगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। 7y जब करीब आएंगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। तो स्प्रिंग प्यारे बच्चों नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो इसका मतलब 7y हो गया x, है ना, ये बताया मैंने आपको। तो y x/7, 4y 4x/7, 3y 3x/7। अब बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो फोर्स आ गया ना, आप इसको x डैश ही नाम दे दो। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर विल बी 14/12, 7 2 14, 4 3 12 k x डैश। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x डैश, रिस्टोरिंग फोर्स m⍵² x डैश। आई होप बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। यहां से ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए। भले अब इसका निकाल लीजिए टाइम पीरियड, भले उसका, दोनों का सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि जब स्प्रिंग खींच रहा है तो दोनों आगे आ रहे हैं, स्प्रिंग धकेलेगा दोनों रुकेंगे, स्प्रिंग उधर धकेलेगा दोनों उधर चलेंगे, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा ऐसा करेंगे, इसके बाद दूसरे का भी टाइम पीरियड खुद से निकालेंगे और देखिए सेम आएगा। थैंक यू। आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, खाली बस बॉडी चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये काफी हैवी क्वेश्चंस हैं। अगर ये समझ में आ गए तो रोटेशन भी आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, x खींचा और छोड़ दिया, ठीक है। mg यहीं से पास करेगा, नॉर्मल यहीं से, फ्रिक्शन यहीं से। सेम इस केस में mg यहीं से, नॉर्मल यहीं से, फ्रिक्शन यहीं से। खींचा तो दोनों आगे आएंगे, घूमेगा ऐसे क्यों, कह रहे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। सेंटर ऑफ मास से ही सारे फोर्स पास कर रहे हैं, mg, नॉर्मल और kx। तो फ्रिक्शन उधर को होगा तभी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अबाउट टॉर्क लीजिए, पहले सॉलिड सिलेंडर पे टॉर्क ले रहा हूं, तो क्या मिलेगा, kx × r, इसके अबाउट टॉर्क लिया, बराबर 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² अल्फा। एक आर काटेंगे, r अल्फा1 को a1 कहेंगे। ma1 हो गया बेटा फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर, नेट फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर, या रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं, इतना बहुत है, जो आ गया 5/7 kx। अब हॉलो सिलेंडर, इसके लिए क्या आएगा बेटा, kx × r बराबर 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr², अल्फा 2। ठीक है बच्चों,
अब ध्यान से देखेंगे, आर गया, आर अल्फा ए, एम ए टोटल फोर्स ऑन हॉलो स्फीयर कितना आ गया 3/5 kx। इसके बाद रेशियो क्या आ रहा है दोनों फोर्सेस का, फोर्स ऑन सॉलिड सिलेंडर टू टोटल फोर्स ऑन हॉलो सॉलिड स्फीयर से हॉलो स्फीयर का जो रेशियो आ रहा है बेटा फोर्स का, वो क्या निकल के आ रहा है, आइए देखते हैं। वो निकल के आएगा 25/21। वैल्यूज बहुत खतरनाक, 25/21, ठीक है। इसका मतलब जब ये 25y आगे आएगा, है ना, तो वो 21y आगे आएगा। वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई तो परेशान नहीं होंगे, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25y प्लस 21y दैट इज 46y। तो y की वैल्यू क्या आ गई x/46। तो 25y क्या हो जाएगा 25x/46 और ये क्या हो जाएगा 21x/46, है ना। अब बेटा इस पे जो टोटल फोर्स आया था वो क्या था 5/7 kx सॉलिड स्फीयर 5/7 kx। अब इसको मैं क्या बनाना चाहता हूं 25/46, तो लिख दीजिए 25 46 46 25, है ना। और इसको आप x डैश नाम दे सकते हैं। तो ये फोर्स क्या बन जाएगा 5 5 25 46/35 kx डैश इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x डैश। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है और x जो है x डैश पे डिपेंडेंट है, मतलब जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से इतनी दूरी पे, क्योंकि जब ये मीन पोजीशन पे जा रहा है तो ये इतना चल रहा है और ये इतना चल रहा है। फोर्स के प्रोपोर्शनल में चलेंगे, फोर्स के प्रोपोर्शनल में एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि मास बराबर है। बस यहां से बेटा ओमेगा निकालेंगे और 2π/t के बराबर कर डालेंगे। कितना आ रहा है ओमेगा, देखिए ध्यान से, ओमेगा आ गया √46k/35 m। मैं जानता हूं बेटा ये क्वेश्चन डेफिनेटली इजी क्वेश्चन नहीं है, काफी डिफिकल्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, इसीलिए मैं खाली वैल्यूज चेंज करके आपको एक और क्वेश्चन कराया। आइए ऐसा करते हैं, इस पे भी निकाल लेते हैं फोर्स। 3/5 kx आया और इसका डिस्टेंस क्या है 21/46, इसका डिस्टेंस है 21/46x। तो ऐसा करते हैं 3/5 k 21/46 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, और 46/21 से भी मल्टीप्लाई करिए। इसको आप x डैश कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये क्या बन जाएगा 3 7s are 21, 7 5s are 35, oh I'm sorry, 46/35 kx डैश इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x डैश, है ना। आप बहुत ध्यान से देखिए, फिर वही आंसर आ रहा है, आएगा ही ना, क्योंकि वही स्प्रिंग है, दोनों को खींच रहा है, फिर दोनों को रोक रहा है। जब वो दबने लग जाएगा तो दोनों को रोकेगा। बेटा पहले दोनों ने रफ्तार बढ़ाई, फिर दोनों की रफ्तार गई, घटी, फिर बढ़ी, फिर घटेगी, है ना। तो बेटा टाइम पीरियड तो सेम आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि जब खींचा जा रहा है तो दोनों को खींचा जा रहा है। जब रिस्टोरिंग फोर्स 0 हुआ तो दोनों पे हो, जब रोका जा रहा है तो दोनों को रोका जा रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जितना फोर्स खींचने के रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, आपको लग रहा हो फोर्स अलग अलग आ रहा है, पर जब रोक रहे हैं तो भी उसी रेशियो में ही फोर्स आएंगे। तो बेटा जब दोनों के दोनों वही स्प्रिंग, आप समझ लीजिए मोटी भाषा में वही स्प्रिंग खींच रहा है और वही स्प्रिंग धकेल रहा है ना। जब खींच रहे हैं तो दोनों के दोनों एक्सेलरेट सेम टाइम पे कर रहे हैं, फिर रिटार्ड भी सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, फिर एक्सेलरेट सेम टाइम के लिए, फिर रिटार्ड सेम टाइम के लिए, है ना। और जो एक्सेलरेशन है, जो मतलब स्पीड बढ़ना है, वही तो बेटा हुआ मीन पोजीशन की तरफ जाना। जब स्पीड घटना है तो वही तो मतलब हुआ मीन पोजीशन से अवे जाना, फिर स्पीड बढ़ना, फिर मीन पोजीशन की तरफ जाना, है ना। तो इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड तो सेम आना ही था, दोनों का ओमेगा तो सेम आना ही था। जानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक बार ऐसा करेंगे, नजर डालेंगे, नोट करेंगे, है ना। और हम फिर मैं इसको एक बारी और भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, kx नॉर्मल mg फ्रिक्शन, ठीक है। इस पे टॉर्क लिए इसके अबाउट kx इंटू आर बराबर 7/5 mr² अल्फा 1 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है। kx इंटू आर
इसके अबाउट टॉर्क बराबर 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr² अल्फा 2। आर को काटा, आर अल्फा को ए कहा, एम ए हो गया फोर्स। हॉलो सॉलिड स्फीयर पे फोर्स निकाला, हॉलो स्फीयर पे फोर्स निकाला, उनका लिया रेशियो आ गया 25/21। इसका मतलब जब ये 25y चलेगा तो ये 21y चलेगा। 25:21 के रेशियो में चल रहा है। तो मैंने मान लिया ये मेन पोजीशन तक आने के लिए 25y चला, ये 21y। टोटल कितना चले दोनों मिला के? 25y प्लस 21y 46y। और चलना कितना है दोनों को मिला के x। ठीक है, तो यहां से मेरे को y मिल गया x/46। तो 25y 25x/46, 21y 21x/46। अब जो फोर्स ऑन सॉलिड स्फीयर था 5/7kx, उसको मैंने 25/46 से भी मल्टीप्लाई किया और 46/25 से भी, ताकि इसको मैंने फिर कह दिया x डैश, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन 25x/46। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, जो फोर्स आ गया वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल आ गया। उसको लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर x डैश। ओमेगा निकालेंगे 2π/t के बराबर कर डालेंगे। इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है एसएचएम में, है ना। तो बेटा अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम काफी अच्छी वैरायटी पे जा चुके हैं। हाँ, वैरायटी अभी खत्म नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी सोच पाएंगे। सोचने में चाहिए ही क्या क्वेश्चन के लिए, एक टाउ इक्वल टू आई अल्फा, है ना। तो बेटा मैकेनिक्स पूरी यूज हो जा रही है। अगर आपने एसएचएम की कर्री प्रैक्टिस कर ली तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का है आपकी मैकेनिक्स पूरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो जाती है। तो एक बार बेटा इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, अपने हाथ से करिए और नोट कर लीजिए फटाक से इसको, ठीक है।